हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ह्यूमन अपनी जनरेशन आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें। इससे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें मेन इवेंट कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रोजेनी को बनाना है, एम्ब्रियो को बनाना है, तो उससे पहले क्या होते हैं, गैमेट आके मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा गैमेट को बनाना। गैमेट का बनाना मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना। और जैसे ही गैमिट्स बन जाएंगे इसका हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद इसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ओके, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट बनने के बाद जो यूट्रस होती है वहां पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जैसी होगा उसके बाद होता है जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड के बाद होता है डिलीवरी, जिसे बोलते हैं पार्चुरेशन। कहने का मतलब, सबसे पहले अगर हम बात करें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वेजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये होता है ओवरी, ये ओवरी। यहाँ पर क्या होगा, इस ओवरी वाले पार्ट में क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। उस फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। तो ओवम बनेगा ओवरी में। यहाँ पर फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसका गैमेटोजेनेसिस कहाँ होगा, ओवरी में होगा। और मेल में होता है कहाँ पर, टेस्टिस में। और टेस्टिस के थ्रू यहाँ से बाहर टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, और स्पर्म बन के कहाँ से निकलेगा, पेनिस से। और ये पेनिस से जब ये स्पर्म निकलेंगे बाहर, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जहाँ पर गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट, उसका नाम है ओवरी। और मेल गैमेट जहाँ पर बनते हैं उसका नाम है टेस्टिस। इस टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद किस में जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, और एक बार यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद, और यहाँ से ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम। और ये ओवम यहाँ पर फर्टिलाइज होंगे, और जैसे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर अपना फर्टिलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना। फीमेल में बनेगा ओवरी में, मेल में बनेगा टेस्टिस में। यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद ये पेनिस से बाहर निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आगे फैलोपियन ट्यूब में जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जैसी फर्टिलाइजेशन होगा उससे क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट यहाँ पर बनने के बाद, यहाँ पर जब जाइगोट बन गया, यहाँ पर जब जाइगोट बन गया, यहाँ पर जब जाइगोट बन गया, ये क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट आता है कहाँ पर, यूट्रस की कैविटी में। और यूट्रस की कैविटी में ये जो यूट्रस की वॉल है वहाँ पर जाके चिपक जाता है। ये यूट्रस जाइगोट बन के आता है और ये यूट्रस के वॉल में जाके अटैच हो जाता है, और इस अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो अपना अगला इवेंट इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन एक बार हो जाएगा तो 9 महीने तक इसकी डेवलपमेंट होती है। 9 महीने तक इसका डेवलपमेंट होगा, और उस डेवलपमेंट पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन। इसे जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशनल पीरियड का मतलब ये वो ड्यूरेशन है जिस दरमियान 9 महीने तक क्या होता है, जाइगोट का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही 9 महीने डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद उसकी क्या होगी, डिलीवरी। और उस डिलीवरी को क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। ओके, तो फिर से एक बार हम याद कर समझते हैं। सबसे पहले बनेगा गैमेट, जिसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन।
जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब यूट्रस के वॉल में जाके चिपकना, और चिपकने के बाद उसका 9 महीने तक क्या होना, डेवलपमेंट होना, मतलब जेस्टेशन होना, और जैसे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसकी होगी डिलीवरी, जिसे कहते हैं पार्च्यूरेशन। ये समझ में आ गया। ये क्या है, ये मेन इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, मेन इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये मेन है, ये मेन इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ये मेन इवेंट होते हैं। क्वेश्चन भी आता है, ये पूरा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस पूछेगा, एक सीक्वेंस आगे पीछे कर सकता है, सीक्वेंस पूछेगा कि गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, तो ऐसा नहीं होता, बीच में जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा। तो सीक्वेंस आएगा तो उसको हमें देख के हमें सही मार्क करना है। इसके अलावा अब इसके बाद आता है सेक्स ऑर्गन की बात। सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है, ये वो ऑर्गन होते हैं जहां पर क्या बनेगा, गैमिट, और क्या होगा, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन का सिक्रीशन हो जहां से और गैमिट का फॉर्मेशन हो जहां से, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वहां पर गैमिट भी बनेगा और क्या होगा, हार्मोन का सिक्रीशन भी होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जहाँ पर गैमिट बने और मेल हार्मोन का सिक्रीशन हो, तो यहाँ पर जो मेल में जो ऑर्गन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसे बोलते हैं टेस्टिस। यहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, तो यहाँ पर स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ से हार्मोन भी रिलीज होंगे, और जो हार्मोन रिलीज होगा उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर गैमेट भी बन रहे हैं, इसके अलावा हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा अगर हम फीमेल में बात करें, तो फीमेल में जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसे बोलते हैं ओवेरी। इस ओवरी में क्या होगा, इस ओवरी में यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होगा, उस गैमेट का प्रोडक्शन, जो गैमेट होता है उसे बोलते हैं ओवम, और उस ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, oogenesis। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन होगा, इसे बोलते हैं oogenesis, तो oogenesis होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हार्मोन कौन कौन से होंगे, प्रोजेस्टेरोन, और क्या होगा, एस्ट्रोजन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो और हार्मोन का सिक्रीशन हो। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो तो गैमेट कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पर अगर मेल की बात करूं तो स्पर्म बनेगा, फीमेल की बात करूं तो ओवम बनेगा। ओवम के बनने को कहते हैं oogenesis, स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में, कौन से ऑर्गन में, टेस्टिस में, और फीमेल में जो oogenesis होता है वो कहाँ होगा, ओवरी में। इसीलिए ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, और जो टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। ओके, अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फिर, तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये ना तो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, ना ही हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ये ना तो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और ना ही हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। तो ये करेगा क्या, ये जो यहाँ पर गैमेट बने हैं उसके लिए पाथ प्रोवाइड करेगा।
उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए ये रास्ता प्रोवाइड करेगा। तो क्या प्रोवाइड करेगा? पाथ प्रोवाइड फॉर गैमेट्स। ओके, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब समझ में आया। सेक्स ऑर्गन दो टाइप के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर हार्मोन का सिक्रीशन हो और प्लस यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हो। मेल में बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि ना तो गैमेट बनाएगा ना तो हार्मोन का सिक्रीशन करेगा क्या? जो गैमेट हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने बनाए हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसको रास्ता देगा, उसको पाथ देगा ताकि वो क्या कर सकें? ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें मेल और फीमेल में तो कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? अगर हम मेल में बात करें और फीमेल में तो मेल में होता है, मेल में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होता है? एक होता है एपिडिडाइमिस, ये सब के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एपिडिडाइमिस, इसके अलावा वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, और क्या होता है इसके अलावा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसे हम प्यार से काउपर्स ग्लैंड भी बुलाते हैं। ओके, तो मेल की अगर बात करें तो मेल में कौन कौन होते हैं पाथ प्रोवाइड करने के लिए, जो रास्ता प्रोवाइड करेंगे? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर हम फीमेल में बात करें तो क्या क्या होते हैं फीमेल में होता है सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट एक होता है बार्थोलिन डक्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? जो रास्ता प्रोवाइड करें। तो रास्ता प्रोवाइड करने वाले जो मेल में हैं वो है एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और अगर हम बात करें फीमेल में तो वो होता है सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, और क्या होता है फैलोपियन ट्यूब, और क्या होता है बार्थोलिन डक्ट। ये समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना सेक्स ऑर्गन कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव, इस पूरे सिस्टम में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पेयर्ड टेस्टिस। इसके अलावा होता है एसेसरी डक्ट, इसके बाद एसेसरी ग्लैंड, और चौथा लास्ट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 4 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सबसे पहला पेयर्ड टेस्टिस। पेयर्ड टेस्टिस का मतलब जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए पेयर्ड टेस्टिस। एसेसरी डक्ट में आते हैं रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। एसेसरी डक्ट का मतलब क्या है? वो डक्ट जो कि वो एक ट्यूब की तरह होते हैं, उस ट्यूब में क्या करेगा? स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा। एसेसरी का मतलब समझ रहे हो तुम? एसेसरी का मतलब होता है सहायक, वो सहायता कर रहा है डक्ट के थ्रू या फिर ग्लैंड के थ्रू। डक्ट ट्यूब होंगे जिसमें स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा, एसेसरी ग्लैंड वो ग्लैंड होंगे जो कि कुछ सिक्रेट करेंगे, कोई केमिकल रिलीज करेंगे जिसमें हेल्प मिलेगी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में। तो एसेसरी डक्ट में रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस,
वासा डिफरेंशिया। अगर हम एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो सेमाइनल वेसाइकल जो कि पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होगा, और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड वो भी क्या होता है, पेयर में होता है। तो एसेसरी ग्लैंड जो कि सिंगल प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब होता है वो पार्ट, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि हम बाहर से देख सकते हैं, उसका मतलब है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर मेल में बात करें तो क्या है, पेनिस। समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसको एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है वो कैसा होता है, पेयर में होता है। टेस्टिस जो होता है पेयर में होता है। इसके अलावा ये जो होता है इसकी जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। कौन सी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल का मतलब समझ तो रहे हो ना, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस समय क्या होते हैं, 3 जर्म लेयर बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, यही 3 जर्म लेयर हैं जो पूरे बॉडी को बनाते हैं। जिसमें से जो टेस्टिस है वो कौन से वाले जर्म लेयर से बना है, मीजोडर्म वाले जर्म लेयर से। ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है ये बनता कहाँ पर है, एब्डोमेन में। एब्डोमेन मतलब क्या होता है, हमारे जो बॉडी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। हेड एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। पेल्विस ये कमर वाला पार्ट, एब्डोमेन ये जो स्टमक वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो एब्डोमेन है यहीं पर क्या बनता है, ये जो टेस्टिस का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। और फिर जैसे ही एब्डोमेन में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद जैसी बर्थ होती है बच्चे की, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात चल रही है, जिस टाइम पे जब एम्ब्रियो डेवलप होगा उस टाइम पे जो टेस्टिस बनता है वो एब्डोमेन में बनता है। और जैसी बर्थ होने वाला होगा, बर्थ से पहले क्या होगा, जो वो टेस्टिस है वो कहाँ पर आ जाएगा, एक पाउच होती है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। और वो स्क्रोटम कहाँ पर होता है, पेल्विस से नीचे। तो जो पेल्विस से नीचे एक स्क्रोटम नाम का स्ट्रक्चर होता है, स्क्रोटम, उसमें क्या होता है, वो जो टेस्टिस है वो डिसेंड हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है एब्डोमेन, ये है पेल्विस, और पेल्विस के नीचे एक पाउच होती है जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में क्या होते हैं, जैसी जैसी बर्थ होने वाला होता है, टेस्टिस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इस एब्डोमेन में होता है। और जैसी बर्थ होने वाला होगा बच्चे का, ये एब्डोमेन से कहाँ पर आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा। स्क्रोटम एक क्या है, पाउच है, एक थैली है जो कि इस पेल्विस से नीचे निकली होती है। ये टेस्टिस, तो ये टेस्टिस कहाँ पर होता है, स्क्रोटम में होता है। तो स्क्रोटम में टेस्टिस डिसेंड होता है जस्ट बर्थ से पहले। इसका रीज़न क्या है, ये जो टेस्टिस है ये यहीं पर क्यों नहीं रहता, ये स्क्रोटम में क्यों आ जाता है। तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। तो स्पर्म और हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर में नहीं हो सकती। इसीलिए जो थैली है, स्क्रोटम है, वो बॉडी से थोड़ी अलग है, बॉडी से थोड़ी दूर है, ताकि हमारे जितना टेम्परेचर उस स्क्रोटम को ना मिले, हमारे जितना टेम्परेचर उस स्क्रोटम को ना मिले। उसको क्या चाहिए होता है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इसे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सके। तो स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए हम इसे अपने बॉडी से अलग रखते हैं, इसका मतलब स्क्रोटम में रखते हैं, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं, एब्डोमेन में बना होता है वो एब्डोमेन से, लेकिन बर्थ से पहले कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, स्क्रोटम में टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है,
1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी से। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी से, इसलिए ये टेस्टिस कहाँ पर होता है? स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम में टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होती है बॉडी से, ताकि यहाँ पर क्या हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस हो। समझ में आया? अगर मान लो बर्थ से पहले अगर ये टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं आ पाया, बर्थ से पहले अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाया, तो इसे क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि बर्थ के बाद भी ये जो टेस्टिस है एब्डोमेन से कहाँ नहीं आ पाता? स्क्रोटम में नहीं आ पाता। तो फिर इसे बर्थ के बाद फिर ऑपरेशन करके इसे लाया जाता है स्क्रोटम में। ओके, समझ में आया? अगर हम अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखें, सॉरी स्क्रोटम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो स्क्रोटम होता कैसा है? ये स्क्रोटम की पाउच, यहाँ क्या होता है? एब्डोमेन। इस एब्डोमेन, ये जो स्क्रोटम है, इसके पाउच के अंदर क्या होती है? एक मसल की लेयर इस स्क्रोटम पाउच के अंदर। इस मसल को बोलते हैं डार्टोस मसल। ओके, यहाँ पर इसके अंदर क्या होती है? 2 टेस्टिस, और ये टेस्टिस जो है इस डार्टोस मसल से अटैच होती हैं। ये डार्टोस मसल से अटैच होती है किसके थ्रू? ट्यूबर नेकुलम के थ्रू। ट्यूबर नेकुलम एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को किससे अटैच करता है? स्क्रोटम की वॉल से या डार्टोस मसल से। इसके अलावा यहाँ पर एक क्या होती है? यहाँ पर एक सेप्टा होता है यहाँ पर, जो कि 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जिसे बोलते हैं क्या? रेफे। इसके अलावा यहाँ पर एक कैनाल होती है। इस कैनाल को बोलते हैं क्या? इंग्वाइनल कैनाल। कौन सा कैनाल? इंग्वाइनल कैनाल। ये इंग्वाइनल कैनाल ये वो कैनाल होता है, इसी कैनाल के थ्रू एब्डोमेन से टेस्टिस कहाँ आता है? स्क्रोटम में आता है। और जो इसको लेके आती है वो एक ट्यूब होती है, एक कॉर्ड होती है। उस कॉर्ड का नाम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, तो ये है स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। ये स्क्रोटम की वॉल के अंदर होती है एक मसल की लेयर, जिसे बोलते हैं डार्टोस मसल। और यहाँ पर इसके अलावा ये जो टेस्टिस होती है यहाँ पर इस स्क्रोटम में, ये टेस्टिस इस वॉल से अटैच होती है ग्यूबर नेकुलम के थ्रू। ये टेस्टिस आती है इंग्वाइनल कैनाल से होके। कौन से? एक कॉर्ड होती है जो इसे टेस्टिस स्क्रोटम में लेके आती है, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये जो डार्टोस मसल होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि टेस्टिस को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लेकिन जब ठंडी का टाइम आता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर कम है तो यहाँ टेस्टिस को और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो, 1 ही 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए था, लेकिन इसका टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ज़्यादा टेम्परेचर कम होने पे भी क्या हो स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो डार्टोस मसल क्या करती है? जैसे ठंडी का टाइम आता है ये सिकुड़ेगी, और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी। ऊपर की तरफ इसलिए ढकेलेगी ताकि बॉडी के पास जा सके, और थोड़ा पास जाएगा तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो डार्टोस मसल क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा? ट्यूबर नेकुलम जो कि टेस्टिस को डार्टोस मसल से अटैच करे, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि एब्डोमेन से
टेस्टिस को स्क्रॉटम में लेके आता है। रेफे जो कि टेस्टिस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। इंग्वाइनल कैनाल वो कैनाल होता है, वो रास्ता होता है जिसके थ्रू वो एब्डोमेन से कहाँ पर आता है, स्क्रॉटम में आता है। आई होप ये आपको स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस की स्ट्रक्चर की, तो जो टेस्टिस होता है ये होता है ओवल शेप्ड। इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसके अलावा जो टेस्टिस होती है इसकी तीन कवरिंग होती है। टेस्टिस की जो होती है तीन कवरिंग होती है। सबसे बाहर वाली होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, सबसे आउटर लेयर। और जो इसके जो सब इसके अंदर होती है, जस्ट अंदर बीच वाली लेयर होती है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। कौन सी लेयर? ट्यूनिका वेजिनेलिस। तो तीन कवरिंग होती हैं इसकी, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, बीच वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वेजिनेलिस। तीन कवरिंग होती हैं, तीन लेयर होती हैं टेस्टिस की। इस टेस्टिस के अंदर ये दो कंपार्टमेंट होता है। इसमें जो आगे वाला एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उस कंपार्टमेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। और ये टोटल जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में टोटल 250 होते हैं। एक टेस्टिस में टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, दो से तीन सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं। 2 से 3 क्या होते हैं, सेमेनिफेरस टिब्यूल। सेमेनिफेरस टिब्यूल वो टिब्यूल है, सेमेनिफेरस टिब्यूल वो टिब्यूल है जिसके अंदर क्या बनता है, जिसके अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। तो अगर बात करें कि स्पर्म का प्रोडक्शन कौन से ऑर्गन में होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर भी अगर बात की जाए तो सेमेनिफेरस टिब्यूल में। ये सेमेनिफेरस टिब्यूल होता किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, जो कि होते हैं 250। अगर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं और हर एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं, कितने, 2 से 3 सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं, तो इसका मतलब एक टेस्टिस में कितने होंगे, एक टेस्टिस में होते हैं टोटल 750 सेमेनिफेरस टिब्यूल। समझ में आ रहा है? तो एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमेनिफेरस टिब्यूल, 250 कंपार्टमेंट में 750 सेमेनिफेरस टिब्यूल। ये एक टेस्टिस की बात हो रही। तो सेमेनिफेरस टिब्यूल किसमें, सेमेनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता क्या क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन। इसके अलावा ये जो, ध्यान से देखो, ये जो सेमेनिफेरस टिब्यूल है इसमें क्या होता है, इसके एंड में एक स्ट्रेट ट्यूब निकलती है, एक स्ट्रेट ट्यूब निकलती है। इस स्ट्रेट ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्यूलाई इरेक्टाई। ये होता है ट्यूब्यूलाई इरेक्टाई, जो कि सेमेनिफेरस टिब्यूल के एंड में होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है यहाँ पर कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टूडेंट्स रेटे टेस्टिस। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एसेसरी डक्ट का पहला डक्ट है जिसे बोलते हैं क्या, रेटे टेस्टिस। तो ये रेटे टेस्टिस, तो जैसे स्पर्म प्रोडक्शन होगा कहाँ पे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, सेमेनिफेरस टिब्यूल में, वहाँ पर फॉर्म होने के बाद ये कहाँ पर आता है, ये कहाँ पर एंटर करेगा, रेटे टेस्टिस में। और फिर ये रेटे टेस्टिस, अब ये रेटे टेस्टिस से फिर एक ट्यूब निकलती है, इस रेटे टेस्टिस से फिर एक ट्यूब निकलती है,
इस ट्यूब को बोलते हैं वासा वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, जो कि अपना दूसरा एसेसरी डक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसे रिलीज करेगी कहाँ पर, रेट्रोटेस्टिस में। रेट्रोटेस्टिस से फिर ये यहाँ से फिर एक ट्यूब निकलेंगे, उस ट्यूब को बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। और ये जो वासा इफ्रेंशिया स्टूडेंट्स, ये वासा इफ्रेंशिया जो है, ये मान लो ये टेस्टिस के बाहर एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस क्या करेगा, यहाँ से जो हमने बताया कि वासा इफ्रेंशिया निकला, ये वासा इफ्रेंशिया निकला, वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया इस ट्यूब से स्पर्म को लेके कहाँ लेके जाएगी, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में ये स्पर्म को लेके जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये अपना स्पर्म लेके गई रेट्रोटेस्टिस में, और रेट्रोटेस्टिस से ये ट्यूब के थ्रू कहाँ जाती है, एपिडिडाइमिस में। कौन से ट्यूब के थ्रू, वासा इफ्रेंशिया के थ्रू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वासा इफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ जाएगी, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर यहाँ तक होता है, यहाँ तक एपिडिडाइमिस होगा, और फिर धीरे धीरे यहाँ से एक ट्यूब बढ़ते जाएगी, ट्यूब बढ़ते जाएगी, और इस ट्यूब को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, ये ट्यूब निकलेगी, ये ट्यूब और फैलेगी, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया। तो समझ में आ रहा है क्या, हमने चार एसेसरी डक्ट, जो चारों एसेसरी डक्ट के नाम सुने थे, वो चारों एसेसरी डक्ट हमने पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा, रेट्रोटेस्टिस। रेट्रोटेस्टिस किससे जो है, कहाँ कौन रिलीज होता है आके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा, वो रेट्रोटेस्टिस में जाएगा, फिर रेट्रोटेस्टिस से निकल के वासा इफ्रेंशिया में जाएगा, वासा इफ्रेंशिया से निकल के किस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाएगा। ये अपने एसेसरी डक्ट। तो यहाँ पर आता है स्पर्म का पाथवे स्टूडेंट्स, कि स्पर्म बनता कहाँ से है और कौन कौन से पाथ से होके जाता है, तो उसका सही सीक्वेंस बताना होगा। तो हमारा बना स्पर्म कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया रेट्रोटेस्टिस में, रेट्रोटेस्टिस से गया वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से गया वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से गया एपिडिडाइमिस में, वासा इफ्रेंशिया से गया एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से गया वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस के भी आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी इसका रास्ता बहुत लंबा है। तो अभी यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। यहाँ पर जो वास इफ्रेंशिया में जो होता है स्टूडेंट्स, वास इफ्रेंशिया में जब ये वास इफ्रेंशिया के थ्रू जब ये किस में जाता है, एपिडिडाइमिस में जाता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, स्पर्म के मूव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पर्म के मूव करने में हेल्प करते हैं, और वो एपिडिडाइमिस में पहुँचते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है स्टूडेंट, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म स्टोर होगा, स्पर्म यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होने के बाद मैच्योर होगा। तो यहाँ पर जो एपिडिडाइमिस है वो टेम्परेरी यहाँ पर स्टोर होता है, क्यों होता है, ताकि वो यहाँ पर उसका मैच्योरेशन हो सके। तो यहाँ पर टेम्परेरी मैच्योरेशन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, एपिडिडाइमिस में। फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस से ये आगे बढ़ के क्या बनाता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में जैसे कि वासा इफ्रेंशिया है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लेकिन वास डिफरेंस में कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता स्टूडेंट्स। इसको अगर यहाँ से अगर स्पर्म को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर अगर इसको स्पर्म को आगे बढ़ाना है, तो ये कौन से तरीके से बढ़ाता है, पल्सेटाइल मेथड से। पल्सेटाइल मेथड का मतलब क्या होता है कि ऐसे दबाना, यहाँ पर क्या होता है, ये ट्यूब ऐसे दबते जाएगी और ये आगे बढ़ता जाएगा, समझ में आया। तो इसे बोलते हैं पल्सेशन मेथड, पल्सेशन वाला तरीका जिसके थ्रू यहाँ पर स्पर्म मूव करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस का स्ट्रक्चर, टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक लोब्यूल में क्या होता है, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं तो 250 कंपार्टमेंट में कितने होंगे, 750।
इतना समझ में आ गया, स्पर्म का पाथवे समझ में आ गया, वास्ट डिफरेंस तक। अब ये क्या है, ये जो कंपार्टमेंट है, इस एक कंपार्टमेंट को जूम करके मैं इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाऊंगा कि इनके बीच में क्या होता है। ये स्टूडेंट एक मान लो क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस लोब्यूल में क्या होते हैं, 2 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया 2 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। इस 2 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पर होती है, यहाँ पर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि इनको कनेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू के बीच में यहाँ पर कुछ सेल, ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनके बीच में कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे। इन सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स है, ये जो लेडिक सेल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, यही ये सेल्स हैं स्टूडेंट्स, यही वो सेल्स हैं जिनके यहाँ, जिनसे क्या बनता है, हार्मोन, मेल हार्मोन। उस मेल हार्मोन का नाम क्या क्या है स्टूडेंट्स, एक क्या होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। क्या यहाँ पर हार्मोन भी बन रहा, ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, लेडिक सेल है, क्या यहाँ पर हार्मोन बन रहा। इसके अलावा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा, क्या इसीलिए हम इस टेस्टिस को, पूरे टेस्टिस को हम क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या था, जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन हो, जहाँ गैमेट का प्रोडक्शन हो, प्लस हार्मोन भी बने वहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ स्पर्म बनेगा, और ये इंटरस्टिशियल सेल जहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये है क्या, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन, मेल हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, तो लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ पर होते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इन बिटवीन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कहाँ पर है, ये पूरे सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ है, टेस्टिस में। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है, ये जो स्ट्रेट ट्यूब है, ये स्ट्रेट ट्यूब, ये स्ट्रेट ट्यूब, इसे ही क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई इरेक्टाई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है ट्यूबुलाई इरेक्टाई, और ये आगे जाके किस में निकल जाएगा, रेट्रे टेस्टिस। और रेट्रे टेस्टिस से कहाँ पर, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से किस में होगा, वास डिफरेंस में। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ होता है स्पर्म का, एपिडिडाइमिस में। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होगा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने ट्यूब दिखाया, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, अब इस ट्यूब को मैं क्या करूंगा, काटूंगा, और काट के तुम्हें सामने से दिखाऊंगा। तो ये जो ये इसको मैंने काटा, और इसको मैंने काट के अब मैं सामने से दिखाऊंगा। तो ये सामने से कैसा दिखेगा काटने के बाद, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये देखो, अगर मैं इसे सामने से दिखाऊंगा काट के, तो ये क्या सर्कुलर शेप में दिखेगा। ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल। इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में अंदर क्या अटैच होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर क्या होंगे, कुछ सेल्स थे, जिन्हें क्या बोल रहे थे, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। ये है इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, जो कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर थी। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल, यहाँ पर कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टूडेंट्स सर्टोली सेल्स। इसके अलावा बोलते हैं इसे नर्स सेल। इसके अलावा इसे बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल।
तीन नाम है स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल, नर्व सेल, सस्टेंटाकुलर सेल। इस सर्टोली सेल का काम क्या है? ये सर्टोली सेल का काम क्या है अभी बताता हूँ। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसके अलावा जो वॉल है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की, इस वॉल से कोन लाइक स्ट्रक्चर सर्टोली सेल तो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं यहाँ पर और सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये कुछ सेल होते हैं स्टूडेंट्स। ये सेल जो होते हैं इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। ये क्या होते हैं? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, जर्म सेल का मतलब क्या है? ये बॉडी का वो सेल होता है स्टूडेंट्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, तो ये होता है मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल जो होता है इसे हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये वो सेल है स्टूडेंट्स जिससे आगे चल के क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म जो बनने का पूरा प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो सेल होती है, इनिशियल सेल होती है, वो स्पर्मेटोगोनिया होती है। शुरुआती सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनिया होती है। उस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है स्टूडेंट्स? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद इससे क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा क्या स्टूडेंट्स? स्पर्मेटिड। इससे क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड में क्या होती है? टेलिंग हो जाती है। इस स्पर्मेटिड में क्या होती है? टेलिंग हो जाती है। तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स क्या? स्पर्म। तो ये है अपना स्पर्म। स्पर्मेटिड में पूंछ लगा दो, क्या बन जाएगी? स्पर्म। तो स्पर्म होती है। और ये स्पर्म जो यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म का जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, जो न्यूट्रिशन देने का काम है, वही काम क्या करती है? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का काम आया, समझ में आया? सर्टोली सेल जो होती है वो स्पर्म और स्पर्मेटिड के ग्रोथ, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर जो स्पर्म, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है, यहाँ पर दो चीज़ों से बनी है, दो टाइप के सेल से बनी है। एक है सर्टोली सेल और एक है मेल जर्म सेल, जिसे बोल सकते हो स्पर्मेटोगोनिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो किससे किससे बनी होती है, किससे किससे लाइंड होती है? तो मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, और इसके अलावा किससे? सर्टोली सेल से बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? स्पर्मेटिड और स्पर्म के ग्रोथ, न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए। अगर हम आगे बात करें एक कुछ और फंक्शंस देखें, अगर सर्टोली सेल्स के, सर्टोली सेल के कुछ और फंक्शन देखें तो सबसे पहला फंक्शन तो हमने देख लिया, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म के ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा काम जो इस सर्टोली सेल का होता है वो रिलीज करती है क्या? ये बनाती है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर स्टूडेंट्स, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये जो सर्टोली सेल है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। इस ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब क्या है? ये स्टूडेंट्स टेस्टिस, ये टेस्टिस, और टेस्टिस के बाहर क्या? ब्लड, बॉडी का ही तो पार्ट है, तो पूरे बॉडी में क्या है? ब्लड घूम रहा है। और ये अपना टेस्टिस, ये टेस्टिस में क्या बन रहा है? स्पर्म, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होती है? एक बैरियर होती है। यहाँ पर क्या होती है? एक बैरियर होती है जो कि क्या करती है? ये जो ब्लड है उससे क्या करती है? आइसोलेट करके रखती है, अलग करके रखती है, ताकि जो स्पर्म है वो हमारे ब्लड में ना जा सके। क्योंकि अगर हमारा स्पर्म अगर ब्लड में चला गया, अगर ये स्पर्म जो है ब्लड में चला गया, तो क्या होगा? जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो इस स्पर्म को बाहर का आदमी समझ के, बाहर का ऑर्गेनिज्म समझ के इसे क्या कर देगी? किल कर देगी।
इसलिए यहाँ पर ये बैरियर बनाया है। ये बैरियर किसने बनाया है? ब्लड ने, सॉरी सर्टोली सेल ने। और किसके किसके बीच में बनाया है? स्पर्म मतलब टेस्टिस और ब्लड के बीच में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा? तो ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बना रहा? सर्टोली सेल बना रहा। किसके किसके बीच में? टेस्टिस और ब्लड के बीच में। इसके अलावा जो इसका तीसरा काम होता है स्टूडेंट्स, तीसरा काम है इनहिबिन का सिक्रीशन। तो इनहिबिन का सिक्रीशन, इनहिबिन एक ऐसा हार्मोन है स्टूडेंट्स, इनहिबिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो कि रिलीज करती है कौन? सर्टोली सेल। रिलीज करने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? कई बार क्या होता है, एक कई हार्मोन होते हैं जो कि क्या कहाँ से निकलते हैं? सर्टोली सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स जो कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे होती है जस्ट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके दो टाइप होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं, उसमें से एक हार्मोन होता है FSH। एक हार्मोन होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? FSH। इस FSH का नाम मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, यही हार्मोन सिग्नल भेजती है कहाँ पर? सर्टोली सेल में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, ताकि क्या हो सके? स्पर्म का प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो सर्टोली सेल है वो तो लिमिटेड है। अब स्पर्म का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्या भीड़ बढ़ जाएगी? क्या सर्टोली सेल सबको डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन दे पाएगा? भीड़ बढ़ने की वजह से नहीं दे पाएगा। और अगर नहीं दे पाएगा तो क्या सबको स्पर्म को डेवलपमेंट मिल पाएगा? क्या यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करता है कि सर्टोली सेल एक मैसेज भेजता है, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि यहाँ पर स्पर्म बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब इसके प्रोडक्शन को तुम कम करवाओ। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? FSH, जो FSH का सिक्रीशन है उसको क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। इसके FSH को सिक्रीशन को बंद करवा देता है। अब FSH बंद हो जाएगा, और FSH बंद हो जाएगा तो क्या स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा? स्पर्म का प्रोडक्शन अब नहीं हो पाएगा। तो जितने लिमिटेड स्पर्म होंगे उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो ये जो मैसेज है वो किसके थ्रू जाता है? ये जो मैसेज है ये किसके थ्रू जाता है? इनहिबिन के थ्रू। ठीक है, इनहिबिन एक ऐसा मैसेज है जो कि इनहिबिट करवाता है FSH को। रिलीज कौन करवाता है? सर्टोली सेल। क्यों करवाता है? ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो सके। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये समझ में आया, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी वॉल किससे लाइंड होती है? सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया से। इसके बाहर इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, जहां हार्मोन बनेगा, मेल हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे स्पर्मेटिड, उससे स्पर्म। अच्छा, ये जो सर्टोली सेल है इसे नर्स सेल भी बोलते हैं। नर्स सेल भी, नर्स का काम क्या होता है? जो पेशेंट होते हैं उनका देखभाल करना। तो यहाँ पर भी जो स्पर्म बने हैं उनका देखभाल करना, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के 3 फंक्शन क्या है? स्पर्म और स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना, इसके अलावा इनहिबिन का सिक्रीशन करवाना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ये हमारा कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया? क्या हमने पेयर्ड टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया? हमने पेयर्ड टेस्टिस पढ़ लिया। दूसरा हमने एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने रेटे टेस्टिस देख लिया, एपिडिडाइमिस देख लिया, वासा डिफरेंशिया देख लिया, वासा डिफरेंशिया देख लिया, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद क्या आते हैं स्टूडेंट्स? इसके बाद आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि केमिकल सिक्रेट करेंगे, कुछ हार्मोन सिक्रेट करेंगे जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए इजी हो जाए, ताकि स्पर्म अच्छे से मूव कर सके। तो वो कैसे कैसे होते हैं? यहाँ पर 3 एसेसरी ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स?
पहला हमने देखा था क्या, सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो सेमाइनल वेसाइकल है वो क्या होता है, पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो भी पेयर में होता है। तो कौन सा एसेसरी ग्लैंड है जो कि सिंगल होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनका डायग्राम देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। तो ये हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा। टेस्टिस के बाहर में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस दोनों तरफ होगा। ओके, ये आगे ट्यूब बढ़ेंगी आगे चल के, तो ये क्या बनाती हैं, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस, और ये टेस्टिस से निकलती है छोटी छोटी ट्यूब जिसे क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। अब ये जो वास डिफरेंस है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है एक, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन फिल होता है, यूरिन स्टोर होता है, और ये यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरेगा और ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। यहाँ पर जो वासा डिफरेंशिया स्टूडेंट्स, ये जो वास डिफरेंशिया है, ये आगे चल के क्या होता है, डायलेट हो जाता है। ये आगे चल के क्या होता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब ये थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। और इस डायलेटेड पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्पुला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एम्पुला। ये एम्पुला आगे चल के एक ट्यूब बनाएगी, फिर से एक छोटी सी ट्यूब, ठीक है। और इस ट्यूब में एक और चीज आके, एक ग्लैंड आके अटैच होती है, उस ग्लैंड का नाम है, इस ग्लैंड का नाम है क्या, सेमाइनल, उस ग्लैंड का नाम है क्या, सेमाइनल वेसाइकल। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, फिर जो एम्पुला है, जो वास डिफरेंस लेके आ रही थी, ये एम्पुला, ये ट्यूब और सेमाइनल वेसाइकल की ट्यूब, कौन सी ट्यूब, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल से निकली एक ट्यूब, दोनों ज्वाइन होके एक डक्ट बनाते हैं। इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये हमारा जो सेमाइनल वेसाइकल है, सबसे पहला वाला क्या है, सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड है। क्या ये पेयर में दिख रहा है, पेयर में है। सेमाइनल वेसाइकल दो होते हैं। इसके अलावा ये किससे आके, किसके ट्यूब से आके कनेक्ट होते हैं, एम्पुला के ट्यूब से आके कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या यूरिन पास हो रहा है, यूरेथ्रा से क्या यूरिन पास होगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो होगी स्टोर होगी, और स्टोर होने के बाद कहाँ पर आएगी, यूरेथ्रा से बाहर आएगी। और ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस क्या लेके आएगा, ये वास डिफरेंस क्या लेके आएगा, वास डिफरेंस लेके आएगा स्पर्म, और ये स्पर्म कहाँ पर रिलीज होगा, ये भी यूरेथ्रा में रिलीज होगा। किसके थ्रू रिलीज होगा, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के बात ये है कि जो यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा। तो स्टूडेंट्स मेल के केस में यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट है जो कि क्या करता है, जो कि यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा। लेकिन फीमेल केस में, फीमेल के केस में अलग है। फीमेल के केस में दो ट्यूब्यूल होते हैं, दो ऑरिफिस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है यूरेथ्रा जो कि यूरिन के लिए होगा, और एक होगा वेजाइना जो कि गैमेट्स के लिए होगा, जो कि ओवम के रिलीज के लिए होगा स्टूडेंट्स, जहाँ से ओवम निकलेगा बाहर, ओवम जहाँ से पास आउट होगा। तो मेल के केस में एक डक्ट जहाँ से यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा, और फीमेल के केस में दो डक्ट, एक होता है यूरेथ्रा और एक होता है वेजाइना।
समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ से क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म बना, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू कहाँ पर आएगा, यूरेथ्रा में आएगा। ये हो गया इसका पाथ। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स सेमाइनल वेसिकल जो हमने सबसे पहला ग्लैंड देखा, इसके बाद जो अगला ग्लैंड आता है, इसके बाद जो अगला ग्लैंड आता है स्टूडेंट्स वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ सामने से तुम्हें क्या दिख रही, डबल दिख रही, लेकिन ये होती कैसी है, सिंगल होती है। ये गोल्फ बॉल, गोल्फ की जो बॉल होती है उसके आकार का होता है, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है और पीछे से एक साथ जुड़ी होती हैं। आगे से भले दो दिखेगा लेकिन पीछे से जब हम इसे देखते हैं तो ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, इसीलिए ये क्या होता है, सिंगल होता है। और ये क्या होता है, पेयर में होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा दूसरा, पहला है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके जस्ट नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट नीचे होगा हमारा तीसरा ग्लैंड, तीसरा एसेसरी ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारी तीन एसेसरी ग्लैंड, सबसे ऊपर होती है सेमाइनल वेसिकल जो कि पेयर में होती है, उसके नीचे होती है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होगी, उसके नीचे क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमारे तीन ग्लैंड। अगर हम फिर से पाथ देखें, अगर यहाँ पर देखो, अगर हम फिर से पाथ देखें तो क्या हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन। फिर कहाँ आ रहा है, रेटे टेस्टिस में, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, आउट। क्या अब यूरेथ्रा से यहाँ पर स्पर्म आउट हो जाएगा, ये स्पर्म यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो ये पूरा पाथवे स्पर्म का पूरा पाथवे सीक्वेंस के साथ याद रहना चाहिए, ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है क्या, बनता कहाँ पर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने के बाद कहाँ पर जाएगा, रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस से फिर कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंशिया में, और फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर आउट। ये है पाथवे स्टूडेंट्स, स्पर्म का पाथवे। स्पर्म जिस रास्ते से जाता है वो पाथवे स्टूडेंट्स, ये हमारे एसेसरी डक्ट्स जो कि इसके हेल्प करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट करने में, इसलिए क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा? तो ये है पाथ ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पाथवे, जिस रास्ते से वो होके बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है, यूरेथ्रा से बाहर निकलती है। यूरेथ्रा से और क्या निकलता है, यूरिन। तो कॉमन डक्ट हुआ स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। स्टूडेंट्स अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं बात बोलूँ एक, तो जो स्पर्म होता है मेनली वो स्पर्म बाहर नहीं निकलता स्टूडेंट्स, वो निकलता है क्या, सीमेन। ये सीमेन जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा, ये जो सीमेन है इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है स्पर्म और ये सेमाइनल प्लाज्मा। ये सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा में सिक्रीशन होता है। कौन सा सिक्रीशन, वो सिक्रीशन जो ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, एसेसरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। वो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड हैं। ये जो केमिकल सिक्रेट करते हैं वो स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो निकलता है वो सीमेन ही निकलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेमाइनल वेसिकल क्या क्या रिलीज करता है, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके अलावा सिट्रेट। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन,
और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है एल्कलाइन फ्लूइड, एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है स्टूडेंट्स। तो जो 3 ग्लैंड हैं वो ये केमिकल रिलीज करते हैं। फ्रक्टोज क्यों रिलीज करता है, फ्रक्टोज एक एनर्जी का सोर्स होता है स्पर्म के लिए, स्पर्म मूव कर रही है, उसको एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी देगा कौन, फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, देखो बात ऐसी होती है कि जो स्पर्म है, स्पर्म जब एपिडाइमिस में होता है तो ऐसी मूव ना करे, तो उसको ऐसी मूव ना करे, उसको सब मतलब अपना एनर्जी खर्च ना करे, इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसमें एक कवरिंग लगाई जाती है जो कि होती कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग। वो कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग कहाँ लगती है, एपिडाइमिस में। तो एपिडाइमिस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग। अब जब उसका जो हेड पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग लग गई, तो अब वो क्या होता है कि अब जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, जब वो फीमेल वाले ट्रैक्ट में जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, उस स्पर्म को फिर से वापस से उस कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग को निकालनी होती है। क्यों निकालनी होती है, हेड पार्ट से, ताकि वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो उस हेड पार्ट से उसको निकालने के लिए वहां पर एक केमिकल की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है सेमाइनल वेसाइकल से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलता है और जाके काम आता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जब स्पर्म पहुंच जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा सिट्रेट होता है, सिट्रेट, और एक होता है फाइब्रिनोजेन। तो जो सिट्रेट और फाइब्रिनोजेन होते हैं, ये जो सिट्रेट और फाइब्रिनोजेन होते हैं, ये क्या करते हैं कि स्पर्म ज़्यादा मूव ना कर सके, अपने एनर्जी को रिटेन करके रखे, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, कोगुलेट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, कोगुलेट करना पड़ता है, क्लॉट करना पड़ता है, ताकि वो मूव ना कर सके। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन रिलीज करता है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। इसमें होता क्या है कि जैसे स्पर्म बाहर निकलने लगेगा, अब जैसे ही बाहर निकलना है, इसका मतलब उसको मूव करवाना है, क्योंकि अब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा। तो मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमने फाइब्रिनोजेन दिया था ताकि वो कोगुलेट कर सके, तो उस कोगुलेट को तोड़ना पड़ेगा ताकि वापस से मूव कर सके। तो जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही यूरेथ्रा से इजैकुलेट होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा, उससे 20 मिनट पहले प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन रिलीज करेगा और उस कोगुलेशन को तोड़ेगा ताकि स्पर्म वापस से मूव कर सके। उसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जैसे कि तुमने देखा कि यूरेथ्रा जो है वो यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा। तो जो स्पर्म या सीमेन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। मान लो यूरेथ्रा से यूरिन पास हुआ होगा, तो इस यूरेथ्रा में पूरा क्या होगा, यूरिन होगा, जो कि एसिडिक नेचर का होगा। अगर उसी टाइम पे अगर स्पर्म आ गया तो क्या स्पर्म यहाँ पर रह पाएगा, वो तो बेसिक नेचर का है। तो ये जो एसिडिक नेचर वाला मीडियम है, ये इस स्पर्म को खत्म कर देगा। तो इसलिए क्या करता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक बेसिक फ्लूइड रिलीज करेगा ताकि पहले ये जो एसिडिक यहाँ पर नेचर बना हुआ है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पर स्पर्म इजिली मूव कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है एल्कलाइन फ्लूइड या फिर बेसिक फ्लूइड रिलीज करता है। क्या करेगा, बेसिक फ्लूइड रिलीज करेगा ताकि यूरेथ्रा का जो यूरिन के वजह से जो एसिडिक मीडियम है वो न्यूट्रलाइज हो सके और वहां पर क्या हो सके, स्पर्म इजिली मूव कर सके। ये समझ में आया, तीनों ग्लैंड के मतलब समझ में आया। ये तीनों ग्लैंड का ये जो सिक्रीशन है, ये स्पर्म के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। तो कुल मिला के जब इजैकुलेशन होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या निकलता है, सीमेन निकलता है। ठीक है, यहां पर एक इजैकुलेशन में 1 to 3 ml क्या होता है, सीमेन होता है। और इस 1 to 3 ml में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। स्टूडेंट्स नंबर देख रहे हो, 1 से 3 ml सीमेन में क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। और ये 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है, इसमें से जो 60% है, एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, अगर ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है जो रिलीज हो रहे हैं बाहर इजैकुलेशन के बाद, उसमें से जो 60% है
उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसमें से जो 60% हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और इस 60% में से भी 40% जो है उनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से मूव करने चाहिए। ठीक है, तो जो 40% हैं उनकी मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मूव करने की टेंडेंसी, तो इनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में 1 से 3 ml क्या होते हैं? सीमेन रिलीज होते हैं। उस सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होंगे। उस 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है उसमें से 60% का शेप नॉर्मल होना चाहिए और साइज नॉर्मल होना चाहिए, और उस 60% में से भी 40% जो है उनकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये क्या कर पाएंगे, ये जो स्पर्म है वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर पाएंगे। क्या इतना समझ में आया? क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 स्ट्रक्चर खत्म हो गए? क्या हमने टेस्टिस खत्म कर लिया? क्या टेस्टिस के 3 लेयर हैं? सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेस्कुलेसा, उसके अंदर वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वेजिनलिस। क्या हमने टेस्टिस खत्म किया? फिर उसके बाद हमने एसेसरी डक्ट खत्म किया, जिसमें आते हैं रेट्रोटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया। क्या हमने एसेसरी डक्ट खत्म किया, जिसमें क्या क्या आता है? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, और इसके अलावा बल्बोएथल ग्लैंड जो कि वो भी पेयर में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है पेनिस। इस पेनिस को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या मैंने बताया है? क्या ये वो स्ट्रक्चर है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, और जिसे हम बाहर से देख सकते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसके अलावा ये क्या होती है? ये लॉन्ग होती है, ये इसका स्ट्रक्चर बाहर से ये बल्जिंग होता है, खुला हुआ होता है, और इसी के अंदर से क्या निकलती है? एक ट्यूब निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा इस एंड पॉइंट पे जाके ओपन होती है, इसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और ये क्या है? इसके बाहर ये है पेनिस। इसके ये जो बल्जिंग पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्या? ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक स्किन होती है जो कि फोल्डेबल होती है, मूवेबल होती है, जिसको हम मूव करा सकते हैं। उस स्किन को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? फोर स्किन। तो पेनिस ये स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, इसके अंदर से पूरी लंबी सी ट्यूब जाती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ पर ये जो पेनिस होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, मसल की बनी हुई होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 काम होते हैं इस मसल्स में, एक होता है इरेक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन। इरेक्शन मतलब जब पेनिस इरेक्ट करती है, जब मसल इरेक्ट करती है, मसल स्ट्रांग होता है, स्ट्रेट जाता है। अगर यहाँ पर मसल, उसके अलावा जब यहाँ पर मसल रिलैक्स होती है तो ये जो पेनिस का साइज होता है छोटा हो जाता है। पेनिस का साइज बड़ा होगा जब इरेक्शन होगा, पेनिस का साइज छोटा होगा जब रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं क्या? एक होता है इरेक्शन और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। इरेक्शन और रिलैक्सेशन, इसमें पेनिस लॉन्ग होगा, इसमें पेनिस अपने नॉर्मल साइज में चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम यहाँ पर एक सिस्टम पढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो मैंने पेनिस के 2 एक्टिविटीज़ बताए, कौन सा? एक इरेक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो जो इरेक्शन वाला काम है वो करवाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम,
तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पेनिस का इरेक्शन, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा, पेनिस रिलैक्सेशन। और जब पेनिस रिलैक्स होती है तो उसके वजह से जो सीमेन है वो बाहर आता है, और सीमेन का बाहर आने को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि इरेक्शन कौन करवाता है और इजैकुलेशन कौन करवाता है। तो पेनिस को इरेक्शन कौन करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पेनिस का इजैकुलेशन कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पेनिस जो होता है लॉन्ग होता है, स्ट्रेट टिब्यूल होती है जिसके अंदर से यूरेथ्रा जाती है, इसका जो बल्जिंग पार्ट होता है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक मूवेबल स्किन होती है जिसे फोर स्किन बोलते हैं। इसके अलावा ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पेयर्ड टेस्टिस, उसके अलावा एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये चारों पॉइंट हमने, चारों सिस्टम हमने, चारों ऑर्गन हमने खत्म कर लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था मेन इवेंट। मेन इवेंट में सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, गैमेट का बनना। और जैसे ही गैमेट बन जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, गैमेट बन जाएंगे तो इस पेनिस से बाहर आएगा, और पेनिस से बाहर आके किस में रिलीज होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही स्पर्म का रिलीज होना, उसे क्या बोला जाता है, इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जैसी होगा स्टूडेंट्स, अब मतलब स्पर्म कहाँ पहुँच गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और पहुँचने के बाद क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होगा, किसका, ओवम का और स्पर्म का। और ओवम का स्पर्म का जैसी फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद बनता है जाइगोट, और वो जाइगोट आके एंडोमेट्रियम के मेम्ब्रेन में जाके अटैच होगी, और जैसी अटैच होगी इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद अब वो 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट होगा जिसे बोलते हैं जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड। और 9 महीने जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा उसकी डिलीवरी हो जाएगी, उस डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो ये हमारे मेन इवेंट। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जहां पर गैमेट बने और जहां पर हार्मोन का सिक्रेशन हो। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म, और स्पर्म के बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और वहां पर जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक सेल से। कहाँ पर होती है, क्या सेमेनिफेरस टिब्यूल के बीच में होती है। सेमेनिफेरस टिब्यूल कहाँ पर होता है, क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं, तो पूरे एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में 750 सेमेनिफेरस टिब्यूल होते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या स्पर्म का पाथ समझ में आया, क्या सेमेनिफेरस टिब्यूल से निकल के क्या वो रेट्रोटेस्टिस में जाता है, रेट्रोटेस्टिस से निकल के क्या फिर वो वासा फ्रेंशिया में जाता है, वासा फ्रेंशिया से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस में टेम्परेरी स्टोर होता है वो स्टूडेंट्स, और कुछ टाइम के लिए वहां पर उसकी मैच्योरेशन होगी, मैच्योरेशन होने के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एम्पुला, एम्पुला से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या स्पर्म का पाथवे समझ में आया। क्या टेस्टिस के 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे अंदर ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या समझ में आया, क्या वो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसकी लाइनिंग में सिर्फ सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं। इसके 3 फंक्शन होते हैं, स्पर्मेटिड और स्पर्म के डेवलपमेंट में और न्यूट्रिशन में हेल्प करना। इसके अलावा इनिबिन सिक्रेट करना। इनिबिन क्या करता है, एफएसएच के रिलीज को सप्रेस करता है। इसके अलावा ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है ताकि जो स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है वो ब्लड में ना जा सके। ये 3 काम है सर्टोली सेल के, नर्व सेल, सस्टेंटिकुलर सेल। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आज का हमारा इतना टॉपिक, आज इसे हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करके इसे आज हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।